बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमने यूनिट स्टार्ट किया था फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस का। पार्ट 1 में हमने ऑस्मोलिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के हवाले से डिस्कस कर लिया था। ये पार्ट 2 है। इसमें हमें लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है और बग़ैर एक्सप्लेनेशन के मैं इस तरह फिर मज़ा भी नहीं आता कि आप लोगों को ऐसी सिर्फ चीज़ को रीड करूँ और आपको समझाऊँ, तो ये थोड़ा सा नामुनासिब है। तो कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँ और एग्जांपल के साथ दूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो। अच्छा, पार्ट 2 हम यहाँ से डिस्कस करेंगे टोनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन। देखो, टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो सोल्यूशन को आपस में कंपेयर करते हैं। एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि भाई किसके अंदर कंसंट्रेशन चीज़ों की तादाद ज़्यादा है। इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ब्लड और जो बार आप लोगों ने देखो बार जो हॉस्पिटल में क्लिनिकों में जो ड्रिप्स वगैरह लगते हैं तो वो भी एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को अपने ब्लड के साथ कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कौन सी चीज़ के अंदर जो सोल्यूशन होती है, जो सल्यूट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो भी चीज़ें उनके ब्लड के अंदर ज़्यादा है या उन ड्रिपों के अंदर ज़्यादा, उनको हम ज़रा देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर ध्यान में रखना आइसोटोनिक। देखो, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन की पहले एग्जांपल देखो, फ्लूइड ऑस्मोलिटी सिमिलर टू ब्लड डज नॉट काज अ शिफ्ट इन फ्लूइड। इन नॉर्मल सलाइन 0.9% या रिंगर इलेक्ट्रेड, ये जो नॉर्मल सलाइन जो आप लोगों को मालूम भी है ड्रिपों का, और ये जो रिंगर इलेक्ट्रेड ये वो ड्रिप है, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। अगर हम ये किसी बंदे को लगा भी दें तो इसके अंदर कोई भी फ्लूइड शिफ्ट वगैरह नहीं होगा, मतलब ना फ्लूइड सेल से बाहर आएगा, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, ना इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड वेसल से, ना ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में, ना सेल में, कुछ भी नहीं होगा। वजह क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि इस अगर हम नॉर्मल सलाइन ड्रिप किसी को लगाए या रिंगर इलेक्ट्रेड लगाए तो उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती है, फ्लूइड ऑस्मोलिटी जो उसके अंदर सल्यूट मौजूद होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे कि ब्लड। मिसाल के तौर पर, अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखें नॉर्मल सलाइन, अगर एक नॉर्मल सलाइन के अंदर 1 ml जो है वो सोडियम मौजूद है तो ब्लड के अंदर भी 1 ml सोडियम मौजूद है। एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। तो अगर हम ये ड्रिप किसी इंसान को लगाते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होगा, ना तो सेल से बाहर चीज़ जाएगी, ना अंदर, ना सेल ब्लड वेसल से फ्लूइड वहाँ जाएगा सेल में, ना सेल से, क्योंकि चीज़ें सेम है। सिमिलर चीज़ लगाओगे तो वही नॉर्मल चीज़ें लगी। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक ये ड्रिप है, ठीक है, नॉर्मल सलाइन की बात ले लें, ये एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यहाँ पर ये सेल्स हैं, ये टिशू है, वो यहाँ पर स्पेस है। तो अगर हम ये नॉर्मल सलाइन पर किसी को लगा देते हैं, किसी ब्लड के अंदर जा रहा है तो इस ब्लड के अंदर जो नॉर्मल सोडियम की चीज़ें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो और ये नॉर्मल सलाइन के अंदर दोनों बिल्कुल सेम है। तो सेम चीज़ जब लगाओगे तो कोई शिफ्ट वगैरह नहीं होगा, न यहाँ से फ्लूइड यहाँ आएगा, न यहाँ से फ्लूइड यहाँ, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह के फ्लूइड को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाया जाता है जिसके अंदर फ्लूइड ऑस्मोलिटी बिल्कुल सेम होती है। सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं। ये सारा मैंने एक दफ़ा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, वहाँ पर जब मैंने देखा वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था, दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। दूसरी बात है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन, फ्लूइड विद द हायर ऑस्मोलिटी देन ब्लड मूव फ्लूइड आउट ऑफ द सेल एंड इंटरस्टिशियल स्पेस एंड इनटू द ब्लड वेसल्स। एग्जांपल NaCl, ये ड्रिप एग्जांपल फ्लूइड सोल्यूशन की बात हो रही है, ये भी सोल्यूशन है। ये 1.5%, 3%, 5% NaCl, डिस्टोज, ये वो सोल्यूशन है, ये सारे ये वो सोल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये वो सोल्यूशन है जिसके अंदर जो चीज़ें शामिल होती है वो ब्लड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल ले लें, समझ लें, ये एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, एक डिस्टोज है, ठीक है। इसके अंदर हम मान लेते हैं भाई, इस एग्जांपल के तौर पर इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, इसके अंदर भाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। ब्लड के अंदर जो ब्लड के अंदर नॉर्मली फ्लूइड चल रहा है ना, इसके अंदर प्रोटीन नॉर्मल है और इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पर इसके अंदर जो है इसके अंदर प्रोटीन की तादाद ज़्यादा है। जब हम एक शख्स को ये लगाएंगे, ठीक है, ये प्रोटीन वाला ड्रिप लगाएंगे तो यहाँ जहन में रखना, एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। यहाँ पर ये सेल्स है, टिश्यू है, इनके दरमियान ये फ्लूइड मौजूद है। जैसे मैंने ये फ्लूइड लगाया इस बंदे को, जैसे इस ब्लड वेसल्स के अंदर मूव होगा
तो इस ब्लड के मुकाबले में यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा, तो यहाँ पर प्रोटीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रोटीन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, इसमें क्या होगा, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि प्रोटीन क्या होता है, वो ख़ासतौर पर एल्बुमिन, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर लगाया तो ब्लड वेसल के अंदर प्रोटीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। ये क्या करेगा, ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, सेल से, और यहाँ से फ्लूइड खींचना अपनी तरफ शुरू कर देगा। और ये फ्लूइड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर आएगा और फिर नॉर्मल सर्कुलेशन में मूव होगा किडनी से फिर आउट हो जाएगा। ये सोल्यूशन की एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। ये कब लगाए जाते हैं, ये जहन में रखना। ये तब लगाए जाते हैं जब किसी इंसान को कोई एडिमा वगैरह हो जाता है, या स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, या पेट के अंदर पानी वगैरह या कोई और चीज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से लगाया जाता है ताकि वो जो फ्लूइड है वो वहाँ से ब्लड वेसल में आए और वहाँ से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाए। अच्छा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें, ये इस तरह सोल्यूशन होता है कि इसके अंदर जो चीज़ें सॉल्यूट की तादाद होती है वो ब्लड के मुकाबले में कम होती है। क्या होती है, ब्लड के मुकाबले में कम होती है। और ये बिल्कुल हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर ब्लड वेसल की तरफ सारी चीज़ें फ्लूइड मूव हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, ये इस ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ मूव होगा। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन लगाया, ये एग्जांपल की यहाँ पर दिया है, सारी चीज़ों की एग्जांपल दी है, ये सारे हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और ये एक ब्लड वेसल्स है, ये कुछ सेल्स है, इंटरस्टिशियल स्पेस है सारा, यहाँ पर फ्लूइड मौजूद है, इंटरस्टिशियल स्पेस है सारा। तो मैंने ये किसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन लगा लिया, जैसे यहाँ पर जाएगा तो ब्लड के अंदर चीज़ें क्या होगी, वो ज़्यादा यहाँ पर कम है। जैसे ये लगाएंगे तो ये और कम होगी, तो इससे होगा क्या, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होगी, जैसे हमने यहाँ पर लगाया तो यहाँ से ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस अपनी तरफ इस फ्लूइड को खींचना शुरू कर देगा, यहाँ पर इस तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर लिखा है, वी फ्लूइड विद द लोअर ऑस्मोलिटी देन ब्लड, वी मूव फ्लूइड आउट ब्लड वेसल इनटू सेल एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, ये एक बंदे का अगर जितना भी वेट होता है तो उसका 60% वेट जो है वो फ्लूइड पर मुश्तमिल होता है। फ्लूइड क्या होते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, 60% कैसा एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसका 70 kg वज़न है। ठीक है, तो उस 70 kg बंदे का 60% जो वज़न है, कितना परसेंट, 60%, ये फ्लूइड पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें 70% अगर हम बात करते हैं तो इसमें 60% कितना आएगा, मेरा ख्याल तकरीबन इसका 42 या 43 kg वज़न जो होगा वो फ्लूइड पर मुश्तमिल होगा। जब आप 70% का 70 kg का 60% देखेंगे तो मेरे ख्याल पे इतना ही बनता है, 42 kg या 43 kg तकरीबन इतना ही बनता है। इस बंदे का जो 42 kg या 43 kg वज़न है वो फ्लूइड पर मुश्तमिल है। ठीक है, एक बंदे का जितना भी वज़न हो तो उसका 60% वेट जो होता है वो फ्लूइड पर मुश्तमिल होता है। दूसरी बात यहाँ कह रहे, ये जो फ्लूइड है ये इन्फ्लुएंस होता है एज, जेंडर और बॉडी फैट्स के ऊपर। 3 एग्जांपल देखो, कह रहे मुख्तलिफ एज वालों में फ्लूइड की तादाद अलग होती है। जेंडर, मेल और फीमेल में फ्लूइड की तादाद क्वांटिटी अलग होती है। फीमेल की बात करें और मोटे बंदे की या पतले बंदे की बात करें तो ओबेसिटी पेशेंट की या नॉर्मल बंदे की के अंदर फ्लूइड की तादाद अलग होती है। यहाँ पर एग्जांपल बताया, हर एक का एज का, जेंडर का और बॉडी फैट का अलग अलग एग्जांपल दिया। फर्स्ट एज का दिया, कह रहे द यंगर पीपल हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ द फ्लूइड देन ओल्डर। यंग लोग होते हैं उनके अंदर फ्लूइड की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब यंग लोगों के अंदर जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है ओल्डर के मुकाबले में, बूढ़ों लोगों के मुकाबले में। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, ये एज की एग्जांपल है। दूसरा है, मैन हैव मोर बॉडी फ्लूइड देन वुमेन। जेंडर के हिसाब से फीमेल के अंदर फ्लूइड की तादाद मेल से कम होती है, मतलब मर्दों के अंदर ज़्यादा होती है फ्लूइड की तादाद, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, और वुमेन के अंदर कम होती है। तीसरा पॉइंट है ओबेस। देखो लाजमी बात है, अगर एक शख्स ओबेस होगा, मोटा होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, फैट सेल ज़्यादा होंगे, और फैट सेल जो होते हैं वो भाई वाटर अपने पास नहीं रख सकते। तो जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट सेल होंगे तो वाटर भी कम होगा। तो ये कह रहा है कि भाई जो ओबेस बंदा है उसके अंदर फ्लूइड की तादाद कम होती है, और जो थिन होता है उसके अंदर फ्लूइड की तादाद ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना।
न्यूबॉर्न के अंदर जो होता है वो कितना 80% ऑफ फ्लूइड मौजूद होता है। न्यूबॉर्न जो होता है वो बेबी बर्थ से लेकर 28 दिन तक न्यूबॉर्न कहलाया जाता है। एडल्ट की बात करें तो जो मेल है उसके अंदर 60% ऑफ फ्लूइड होता है, फीमेल के अंदर 50% ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये जहन में रखना आपने। 60% का एग्जांपल मैं आपको दोबारा भी यहाँ दे दूँ एक दफ़ा। अगर शख्स इसका 70 kg वज़न है, ठीक है, और इसका 70 kg में 60% हमने क्या कहा कि इसके अंदर फ्लूइड है 60%, तो 60% फ्लूइड कितना आता है? अगर हम 70% का 60% हटा दें तो मेरे ख्याल में तकरीबन वही 42 या 43 जो है kg इसका वेट जो है वो फ्लूइड पर मुश्तमिल है। बाकी जो इसका वज़न है उसके अंदर मसल्स होंगे, बोन्स होंगे, ऑर्गन्स होंगे, टिश्यू होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ये पॉइंट जहन में रखना कि मेल के अंदर कितना परसेंट होता है, फीमेल के अंदर, इन्फेंट के अंदर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लगा है कि भाई वाटर की बात हो रही है कि भाई नॉर्मल जो है वो 45 से लेकर 75% या 80% जो होता है वो पानी वाटर जो होता है वो मौजूद होता है ह्यूमन के अंदर। एज पे डिपेंड करता है, एज, जेंडर और उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर लिखा है कि अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज़ इंट्रासेलुलर, 1/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज़ एक्स्ट्रासेलुलर। सिंपल, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम्पल के तौर पर 3/3 पानी है एक शख्स के अंदर, तो उसके अंदर जो 2/3 पानी होगा वो कहाँ पर होगा? वो सेल्स के अंदर मौजूद होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद होगा। ठीक है, तो अब सिंपल मतलब अगर शख्स के अंदर 3/3 पानी है तो उसके अंदर जो 2/3 पानी होगा वो पानी कहाँ पर मौजूद होगा? वो पानी सेल्स के अंदर मौजूद होगा। और 1/3 पानी, 3 में से जो 1 रहे वो कहाँ पर मौजूद होगा? वो सेल्स के बाहर मौजूद होगा। ये जहन में रखना। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के मुकाबले में ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर फ्लूइड इंटर सेल्स के अंदर मौजूद होता है। वही स्लाइड है एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। 3/3 पानी में से 2/3 जो इंटर सेल्स के अंदर मौजूद होता है, बाकी जो होता है 1% जो है वो 1/3 जो है वो सेल्स के बाहर मौजूद होता है। सेल्स के बाहर क्या होता है? जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है, जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, और ये जो प्लाज्मा वॉल्यूम वगैरह हो गया तो यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होता है। ये वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन बताई जा रही है कि भाई बॉडी के अंदर जो वाटर है, फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है कि बोन्स आर मेड अप ऑफ द नियरली 1/3 ऑफ वाटर। 1/3 ऑफ वाटर जो है बोन उस पर मुश्तमिल है। तकरीबन जो मसल्स और ब्रेन सेल्स है उसमें 70% ऑफ वाटर। बॉडी फैट इज़ एसेंशियली वाटर फ्री। बॉडी जो फैट सेल्स होते हैं, लाजमी बात है उसके अंदर वाटर मौजूद है। वाटर कंटेन वाटर वो अपने पास रख ही नहीं सकते, तो फैट सेल जो होते हैं वो वाटर फ्री होते हैं। विद द रश ऑफ वाटर बॉडी वेट इज़ द ग्रेटर इन लीनियर पीपल देन इन ओबीस पीपल। लाजमी बात है जब एक ओबीस पीपल होगा और एक लीनियर पीपल, एक बड़ा मोटा बंदा है ओबीस पीपल है, उसके अंदर फैट सेल ज़्यादा होंगे। जब फैट सेल ज़्यादा होंगे लाजमी बात है तो वो पानी स्टोर नहीं करे तो उसके अंदर पानी की तादाद कम होगी। जो लीनियर बंदा है उसके अंदर मसल्स वगैरह ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर क्या होगा? पानी की तादाद ज़्यादा होगी। अच्छा, ये पानी की वाटर, जो भी वाटर है उसके फंक्शन की बात करेंगे। बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिज़ोल्व करने में भी हेल्प करता है। वाटर क्या करता है? ये जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को क्या करता है? ब्लड से सेल की तरफ भी लेके जाने में मदद करता है। अगर ब्लड वेसल उसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या वाटर भी मूव होगा, तो वाटर उस न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन के साथ उसको हेल्प करता है, कैरी करता है, मूव करता है। क्योंकि जब फ्लूइड होगा तो फ्लूइड के ज़रिए ब्लड वेसल जो सेल्स है वो इजीली मूव होंगे, तो वो उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ताकि वो एक अपने जगह तक पहुंच सके और वहाँ से जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर्ली सेल को मिल सके। और दूसरा काम वेस्ट को रिमूव करने में भी काम करता है वाटर। सेल का जो वेस्ट होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, जो भी चीज़ वेस्ट हो गई, तो वहाँ से उसको वेस्ट सब्सटेंसेस को दोबारा से ब्लड वेसल्स के अंदर भी मूव करता है ताकि वो वहाँ से ब्लड वेसल में मूव और वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट और वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो सके। तो ये वाटर की फंक्शन के बारे में बताया गया है।
अच्छा, यहाँ पर भी बताया गया है कि वाटर जो होता है वो सेल को शेप भी देता है। लाजमी बात है, जब एक सेल जो होता है मोस्ट ऑफ वाटर पर कंटेंट होता है, उसके अंदर वाटर नहीं होगी तो वो श्रिंक हो जाएगा, उसका शेप भी बिगड़ जाएगा, सेल ब्लास्ट हो सकता है। रेगुलर बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। कैसे करता है? मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो बॉडी क्या करती है, वो हमारे स्वीट ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। स्वीट ग्लैंड क्या करते हैं, पसीने बहुत ज़्यादा निकालता है, तो वो पानी पसीना सारा निकलता है, तो वो हमारा टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है, रेगुलेट करता है। वे एक्ट एज ए लुब्रिकेशन जॉइंट, हमारे जॉइंट को भी लुब्रिकेशन में काम करता है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, क्वेश्चन बॉडी ऑर्गन, मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन को एज ए क्वेश्चन के तौर पर भी काम करता है, ताकि वो उसमें मिसाल के तौर पर अगर हम एक क्वेश्चन की एग्जांपल यहाँ पर दें, जो सर्वाइकल वर्टिब्राज होते हैं, पूरा जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्राज, लंबर वर्टिब्राज हो गए, ठीक है, स्पाइनल को, तो इनको क्या कहते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में भी काम करते हैं, ताकि ये उसको उसके अंदर फ्रैक्चर वगैरह ना आए, उसको शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है दो बोन्स के दरमियान। अच्छा, ये सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि भाई पानी इनपुट और आउटपुट के हवाले से बात हो रही है कि भाई यहाँ पर एक एग्जांपल दी, किडनी की बात हो रही है। किडनी जो है नॉर्मली 1 से 2 लीटर जो होता है वो यूरिन को, मतलब आम यूरिन को बाहर निकालती है, ठीक है। यूजुअली डेली यूरिन वॉल्यूम इन एडल्ट 1 to 2 लीटर। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये जो रूल्स है, ये जो बनाया गया 1 से 2 लीटर, ये किस तरह एक रूल क्राइटेरिया बनाया गया है, हमें कैसे पता लगे कि भाई ये जो बंदा है ये इतना पेशाब करता है। ये किसकी शादी है? अच्छा, यहाँ पर फिर इसके लिए एक रूल्स बनाया गया है। वो रूल्स ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये बंदा इतना यूरिन आउटपुट करता है, ये इतना करता है, ये तो उसके लिए एक रूल्स बनाया गया। इसके रूल्स, ये फार्मूला दिया गया है कि 1 ml 1 kg 1 हावर। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, अगर एक बंदा है 50 kg का, ठीक है, मान लें 50 kg का बंदा है, तो 1 kg को 1 ml पर डिपेंड किया है, तो 50 kg का है तो 50 ml हो गया, 1 हावर में 1 हावर। तो ये एक फार्मूला सेट किया गया है, अगर एक बंदा 50 kg का है तो 1 आवर में 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml यूरिन आउटपुट करेगा। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर एक शख्स मान ले कि अगर ये फार्मूला है, इस फार्मूला एक बंदा है जो 30 kg का, छोटा बच्चा है 30 kg का है, तो उसमें क्या क्या है, तो 30 kg का बंदा जो होगा वो 30 ml ऑफ वाटर जो होगा वो 1 हावर के अंदर एक्सक्रीट आउट करेगा। तो ये बनता है और निकलता है। तो ये एक एग्जांपल, एक फार्मूला सेट किया गया है, ठीक है, ऑल एज ग्रुप के लिए। स्किन की बात करते हैं, स्किन जो है वो भी हमारे वाटर को एक्सक्रीट आउट करता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अच्छा देखो, यहाँ पर वाटर इन रेड लॉस इनसेंसिबल थ्रू द स्किन एंड स्वेटिंग। इनसेंसिबल भी आपको समझाता है, इनसेंसिबल हमें महसूस नहीं होता। वो कैसे नहीं होता, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो स्वेटिंग, पसीना महसूस होता है कि भाई पसीना निकल रहा है तो वाटर लूज़ हो रहा है। इनसेंसिबल कैसे होता है वो भी आपको समझाता हूँ। विद द चीफ सोल्यूट इन द स्वीट एंड सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम। देखो ज़्यादा पसीना निकलता है, ज़्यादा चीज़ें, बहुत गर्मी होगी, ज़्यादा पसीना निकलेगा, तो उससे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और ये जो सोल्यूट है, ये भी पोटाशियम, ये भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, ये भी, इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस हो जाती है। यहाँ पर इनसेंसिबल की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये कि एक्चुअल स्वीट लॉसेस कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1000 ml और मोर एवरी हावर, इट डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। देखो, अब स्किन से बहुत ज़्यादा पसीना भी निकल सकता है, ठीक है, 1 घंटे में 1000 ml भी निकल सकता है, 10 ml भी निकल सकता है, 20 ml भी निकल सकता है। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर पर। अगर एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, पसीने ज़्यादा आएंगे, पसीना निकल जाएगा। यहाँ पर दूसरी बात ये गई है कि भाई ये एक जो हम इनसेंसिबल वाटर लूज़ की बात हो रही थी ना, वो इस तरह होता है, जो हमारे स्किन से कंटिन्यूसली वाटर जो होता है वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। एवोपोरेशन, बाय द एवोपोरेशन, एक जो आबी बुखारात होते हैं ना, जैसे बाफ़ की फॉर्म में निकलता है। वो इतना कम पसीना होता है कि हमें वो सेंस नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता। वो बेसिकली उस पर हवा लगती है और वो उड़ता रहता है। तो तकरीबन 600 ml जो है वो वाटर जो है वो एक दिन में इस तरीके से हमारे स्किन से मूव होता है, निकलता है। लंग्स की बात करते हैं, लंग्स जो है वो भी हमारी बॉडी में क्या करता है, वाटर को वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकालता है। जब हम ये भी इनसेंसिबल है, क्योंकि हमें जब सांस लेते हैं और निकालते हैं, वहाँ से हमारे सांस निकालने की वजह से वाटर जो होता है वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। तकरीबन एक दिन में
400 ml जो है वाटर बाहर निकलता है। जब हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, निकालने की वजह से 400 ml वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में निकल जाता है, हमें ये लंग्स से निकलता है। अच्छा, ये 400 ml बढ़ भी सकता है। अगर कोई शख्स है जिसको रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ है, तेज़ तेज़ सांस लेता है और निकालता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा सांस निकालेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा उसका वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव होगा वेपर्स की फॉर्म में। तो ये 400 ml जो है क्वांटिटी बढ़ भी सकती है। ड्राई क्लाइमेट हो, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट की वजह से भी बहुत गर्मी हो, बिल्कुल ड्राइनेस हो और लोग ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा पसीना वगैरह निकले, ज़्यादा सांस निकालेंगे, तो उसकी वजह से ये ml बढ़ सकती है। अच्छा, GIT की बात करें, देखो नॉर्मली यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि GIT से तकरीबन हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट है, ये से माउथ से लेकर एनस तक, इस GIT ट्रैक्ट से यहाँ से तकरीबन पर डे में 100 से लेकर 200 ml जो होता है वाटर एक्सक्रीट आउट होता है। वैसे हमारे GI सर्कुलेशन में तकरीबन 8 लीटर ऑफ फ्लूइड जो होता है वो सर्कुलेट करता है 24 घंटों में, लेकिन मोस्ट ऑफ फ्लूइड जो होते हैं वो रीऑब्जर्व हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये तमाम वहाँ से रीऑब्जर्व हो जाते हैं। तो तकरीबन 100 से 200 ml वाटर जो होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। ज़्यादा जो वाटर है वो रीऑब्जर्व हो जाता है इंटेस्टाइन से। यहाँ पर एक अलग पॉइंट लिखा गया है कि डायरिया अगर किसी को, तो उसकी वजह से ये जो 100 से 200 ml वाटर निकल रहा था इसकी क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, ठीक है, इससे, क्योंकि डायरिया में क्या होता है, वो वाटर जो होते हैं वो इंटेस्टाइन से रीऑब्जर्व नहीं होते, तो वाटर जो होते हैं वो स्टूल के साथ निकलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड किया था, ये वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो सकी। मैंने इस वजह दोबारा भी इसको 1 मिनट इसको क्लीन करके फिर से समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर डेली इंटेक की बात है, तकरीबन नॉर्मल बंदा जो होता है 2600 ml जो है वाटर इंटेक करता है और 2600 ml वाटर को एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। ये अगर नॉर्मल रहेगा तो इसका मतलब है कि नॉर्मल बैलेंस रहेगा सारी चीज़ें। अगर इनपुट ज़्यादा है या आउटपुट कम है तब भी नुकसान है, या आउटपुट ज़्यादा है इनपुट कम है तब भी नुकसान है, तो ये नॉर्मल। अभी हम 2600 ml पीते कैसे हैं, कहाँ से हमारी बॉडी में जाता है, कुछ हम डायरेक्ट लिक्विड पीते थे, ठीक है, चाहे वो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए या कोई आम पानी टेप वाटर पिए, कुछ भी पिए, हम नॉर्मल पानी पिए, फूड के साथ, खाना वगैरह के साथ हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ जो होता है वाटर प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म के ज़रिए हो जाता है। तो तकरीबन 2600 ml ऑफ वाटर जो है हमारी बॉडी को दिन में मिलता है, और फिर उसकी 2600 ml वापस भी निकलता है, जिसमें 1500 ml यूरिन के ज़रिए आउटपुट, 100 ml स्टूल के ज़रिए, 400 ml लंग्स के ज़रिए, स्किन के ज़रिए 600 ml, तकरीबन 2600 ml जो 2600 ml जो है वो वापस निकल भी जाता है। एक नॉर्मल तरीक़ाकार है। बैलेंसेस की बात करें, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस मेंटेन इज़ इन द बॉडी। अच्छा, ये फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है हमारी बॉडी में। अगर फॉर एग्जांपल इनपुट और आउटपुट नॉर्मल है, इनपुट और आउटपुट बराबर है तो नॉर्मल बैलेंस है। अगर मिसाल के तौर पर हमारा इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव बैलेंस कहलाया जाता है। मतलब इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है। जब इनपुट ज़्यादा है और निकल नहीं रहा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मसले क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर एडिमा वगैरह हो सकती है, फ्लूइड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सकता है, हार्ट तक मसला बन सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं इसकी वजह से। नेगेटिव बैलेंस की बात करें, अगर मिसाल के तौर पर मान लें अभी इसकी अपोजिट है, हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, हमारा इनपुट जो है वो कम है और आउटपुट ज़्यादा है, हम पी कम रहे हैं और निकाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हमारा ये भी नुकसान दे सकता है। इससे में क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, रेगुलर ऑफ द वाटर बैलेंस की बात करें, हाइपोथैलेमस, देखो ये जो हमारे जो वाटर बैलेंस की बात करें, हमारे जो बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है किसकी वजह से होता है इसकी बात हो रही है। वाटर रिटेंशन, हाइपोथैलेमस जो होता है एक ट्रस्ट सेंटर है। ये देखो, एक वाटर रिटेंशन और एक वाटर एक्सक्रीशन, पानी को बॉडी के अंदर रोकने का। मिसाल के तौर पर अगर बॉडी के अंदर पानी कम हुआ तो फिर वाटर रिटेंशन सिस्टम जो है वो हमारा काम करता है। 3 तरीक़ों से हमारी बॉडी जो है पानी को रोकती है। एक हाइपोथैलेमस, ये क्या होता है, ट्रस्ट सेंटर है, प्यास हमें लगती है।
बॉडी में पता लग जाएगा भाई पानी कम है, एकदम हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो सिग्नल देगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी, फिर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है। एक तरीका कार ये है पानी को बॉडी के अंदर मेंटेन करने का। दूसरा क्या है, ADH हार्मोन। ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो वहाँ से रिलीज़ होता है, एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये किडनी को क्या करता है कि भाई आप वाटर को बाहर की तरफ नहीं, यूरिन को कम बनाओ, वाटर को बाहर की तरफ नहीं जाने दो। तो फिर क्या होता है, यूरिन वाटर को कम एक्सक्रीट आउट करती है, तो पानी जो होते हैं बॉडी के अंदर रिटेंशन होता है, फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाता है। रीनाइन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये भी रीनाइन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। ये भी हमारे किडनी से एक रीनाइन हार्मोन निकलता है, फिर वो रीनाइन हार्मोन जो है वो एंजियोटेंसिन जिनको फिर उसमें कन्वर्ट करता है। एक मिनट, अगर हम रीनाइन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर, इसको हम रास सिस्टम भी कहते हैं, और ये किडनी से स्टार्ट होता है। ये तब एक्टिवेट होता है जब या तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए और या तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए। तो उन दो नतीजों में ये क्या होता है, ये रास सिस्टम जो होता है ये एक्टिव, रास मतलब रीनाइन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये क्या होता है, ये एकदम एक्टिव हो जाता है और ये सोडियम और वाटर को बॉडी के अंदर क्या कहता है, रोक कर रख देता है, रिटेन कर देता है। जब सोडियम और वाटर रुक जाते हैं, लाजमी जहाँ पर सोडियम रुकेगा वहाँ पर वाटर रुकेंगे, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो होता है वाटर की रिटेंशन हो जाती है, रुक जाता है और बॉडी वॉल्यूम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये दूसरा लिखा है वाटर एक्सक्रीशन। ये वो सिस्टम है जो पानी को एक्सक्रीट आउट करने में काम करता है। ये आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये बेसिकली अगर हम बात करें ये एक हार्मोन होता है। ये तब निकलता है, हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट उसका जो आर्टरिया है वहाँ से ये रिलीज़ होता है। ये कब रिलीज़ होता है, ये तब रिलीज़ होता है जब बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाते हैं और हार्ट पर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वहाँ पर क्या सेंस हो जाती है, तो आर्टरिया होती है, ये हार्मोन जो होता है ये रिलीज़ करता है। ये बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये पेप्टाइड हार्मोन क्या करता है, ये फिर उसको एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश कर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जो आर्टरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, बेसिकली ये एक हार्मोन्स होता है। ये एक्टिवेट कब होता है, जब हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट वहाँ पर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए। हार्ट वॉल्यूम जब ब्लड में ज़्यादा हो जाए तब ये एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ये रिलीज़ होता है, इसका काम क्या है, ये सोडियम को यूरिन में निकालने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि सोडियम जो है वो यूरिन से बाहर निकले। जब सोडियम बाहर निकलते तो उसके साथ वाटर भी क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब सोडियम और वाटर दोनों बाहर निकलेंगे तो उसका जो एक्सेसिव वाटर था बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। जब बॉडी को पता लग जाता है कि ये नॉर्मल बैलेंस हो गया, तो फिर उसको एकदम ये जो इसकी जो स्टिमुलेशन होती है, ये जो पेप्टाइड हार्मोन है, ये एकदम रुक जाते हैं, तो वो नॉर्मल बैलेंस पर वो फिर मेंटेन हो जाता है। यहाँ तक के लिए सेकंड टॉपिक काफ़ी था, और नेक्स्ट थर्ड पार्ट 3 में हम वाटर रिटेंशन के हवाले से काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक बेस्ट ऑफ लक।